नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जारी किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज अहमदाबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसानों के कल्याण की बात कही है। पीएम मोदी ने कहा कि हम किसानों के कल्याण में कोई कोशिश नहीं छोड़ेंगे। हमारी सरकार का जोर अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, खेत की मेड़ पर ही छोटे छोटे सोलर प्लांट लगाने के लिए मदद दे रहे हैं। इसके अलावा गोबरधन योजना के तहत पशुपालकों से गोबर खरीदने की योजना भी बनाई जा रही है। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सहकारिता का दायरा बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। इसके लिए पहली बार हमने केंद्र में अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया है। आज देश के 2 लाख से अधिक गाँवों में सहकारिता समितियों का निर्माण किया जा रहा है। खेती हो, पशुपालन हो या फिर मछली पालन हो, इन सभी सेक्टरों में ये समितियां बनाई जा रही हैं। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा मिशन छोटे किसानों को उत्पादक के साथ साथ कृषि उद्यमी और निर्यातक बनाने का भी है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब सैकड़ों किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद अब खबर है कि दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द ही औपचारिक घोषणा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। गठबंधन के फॉर्मूले के मुताबिक आम आदमी पार्टी नई दिल्ली, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली से चुनाव लड़ सकती है। वहीं कांग्रेस पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक से चुनाव लड़ सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का 7वां समन मिलने पर आम आदमी पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी नेता आतिशी ने कहा कि जब से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो हमें हर जगह से खबर आने लग गई कि अब ईडी समन करने वाली है या फिर सीबीआई समन या अरेस्ट करने वाली है, क्योंकि चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की जीत का बदला भारतीय जनता पार्टी को लेना है। आतिशी ने कहा कि आज जो समन अरविंद केजरीवाल जी को आया है वह सिर्फ और सिर्फ चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बदले का प्रयास है, क्योंकि अगर ये कानूनी मामला होता, अगर ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होता तो ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करती। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 7वां समन जारी किया है और कहा है कि अरविंद केजरीवाल 26 फरवरी को पूछताछ के लिए हाजिर हों। बता दें कि इससे पहले भी जांच एजेंसी मुख्यमंत्री को 6 समन जारी कर चुकी है, लेकिन वह अब तक एक भी समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। उन्होंने हर बार ईडी के समन को गैरकानूनी बताते हुए पेशी से इनकार किया है। हालांकि फिलहाल ईडी के समन की वैधता का मामला कोर्ट में है। ईडी ने खुद दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का रुख किया था। वहीं ईडी के 6ठे समन पर आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जांच एजेंसी को बार बार समन भेजने की बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी बनाई है। गुरुवार को उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनकी यह नई पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ सीट साझेदारी पर बात करेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारी ये घोषणा हो चुकी है कि हम इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे और साथ ही साथ किन सीटों पर लड़ना है और किन पर नहीं लड़ना है, इस पर आगे चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि मुझे इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आज ही मिली है, इसलिए पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करने के बाद मैं इंडिया अलायंस के साथियों से बात करूंगा। वहीं अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन का ही हिस्सा है और उसने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को लड़ने के लिए 17 सीटें दी हैं। सत्यपाल मलिक पर सीबीआई की कार्रवाई, कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज किए जाने और किसान आंदोलन जैसे कई मुद्दों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने एक्स पर लिखा कि किसान एमएसपी मांगे तो उन्हें गोली मारो, जवान नियुक्ति मांगे तो उनकी बातें तक सुनने से इनकार कर दो, पूर्व गवर्नर सच बोलें तो उनके घर सीबीआई भेज दो, सबसे प्रमुख विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दो, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। धारा 144 इंटरनेट बैन, नुकीली तारे, आंसू गैस के गोले, मीडिया हो या सोशल मीडिया, सच की हर आवाज को दबा देना, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। राहुल गांधी ने आगे कहा कि मोदी जी, जनता जानती है कि आपने लोकतंत्र की हत्या की है और जनता जवाब देगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से किसान प्रदर्शनों से जुड़े पोस्ट और अकाउंट्स को डिलीट करने को कहा गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत सरकार ने एक्स प्लेटफॉर्म को ऐसा करने के आदेश जारी किए हैं। एक्स के वैश्विक मामलों को देखने वाले अकाउंट ने इस बात की जानकारी दी। जानकारी में बताया गया है कि भारत सरकार ने आदेश जारी कर एक्स के कुछ अकाउंट और पोस्टों पर कार्रवाई करने को कहा है और कहा है कि उन अकाउंट और पोस्ट को ब्लॉक किया जाए क्योंकि ये भारत के कानून के मुताबिक दंडनीय है। भारत सरकार के आदेश का पालन करते हुए हम इन अकाउंट और पोस्टों को केवल भारत में ही ब्लॉक करेंगे। हालांकि हम इससे असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। भारत सरकार के आदेश के खिलाफ हमारे रुख वाली एक रिट अपील अब भी पेंडिंग है। हमारी नीति के अनुसार हमने इन अकाउंट्स के यूजर्स को सूचना दे दी है। कानूनों की वजह से हम भारत सरकार का आदेश साझा नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि इस आदेश को सार्वजनिक करना पारदर्शिता के लिहाज से सही है। सीबीआई ने आज गुरुवार को जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के घर और 29 अन्य ठिकानों पर छापा मारा है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक ये छापेमारी किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में की गई है। खबरों के अनुसार जम्मू कश्मीर सरकार ने साल 2022 में इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी और सत्यपाल मलिक ने ही ये मामला उठाया था। सत्यपाल मलिक ने पिछले साल ये दावा किया था कि 2 कॉन्ट्रैक्ट के बदले उन्हें जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहते हुए 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश की गई थी। सीबीआई की कार्रवाई पर सत्यपाल मलिक की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं, जिसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मलिक ने आगे कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस के अकाउंट से 65 करोड़ रुपए वसूले जाने के बाद पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मामले को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर आर्थिक आतंकवाद शुरू करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ आर्थिक आतंकवाद शुरू किया है। हमें यह पैसा आम लोगों और कार्यकर्ताओं से मिला है। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्षी दल के खातों को एक तरह से हाईजैक कर लिया गया है। बुनियादी बात है कि बैंकों से हमारे पैसे चुराए जा रहे हैं। यह चुनाव में विपक्ष को समान अवसर से वंचित करने का प्रयास है, लेकिन हम लड़ेंगे। हम अधिकरण के पास गए हैं, हम जनता के पास जाएंगे क्योंकि जनता ही मालिक है। वहीं जयराम रमेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को आर्थिक रूप से अपंग बनाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की आर्थिक रूप से हत्या करने का प्रयास नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की हत्या है। जयराम रमेश ने दावा किया कि इसके जरिए यह प्रयास हो रहा है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव मजबूती से ना लड़ सके। कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन ने कल बुधवार को जानकारी दी कि आयकर विभाग ने बैंकों को पार्टी के 3 अकाउंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI से 65 करोड़ रुपए से अधिक सरकार को ट्रांसफर करवाने के निर्देश दिए हैं। इनमें से 5 करोड़ रुपए इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI के बैंक खाते से लिए गए हैं और बाकी 60.25 करोड़ रुपए इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते से। अजय माकन ने आगे सवाल करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय राजनीति पार्टियों के लिए इनकम टैक्स भरना जरूरी नहीं है और बीजेपी भी कोई इनकम टैक्स नहीं भरती है, तो फिर कांग्रेस से ये 210 करोड़ रुपए की मांग क्यों? कांग्रेस नेता ने बताया कि इनकम टैक्स अपीलीय ट्राइब्यूनल में इस मामले पर आज कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा है और इसकी सुनवाई गुरुवार को भी जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि जिस चंदे पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो इंडियन यूथ कांग्रेस और NSUI के क्राउड फंडिंग अभियानों सहित कई जमीनी प्रयासों के बाद जुटाया गया था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ गठबंधन के बाद अब अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत छोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हमने अखिलेश यादव को आमंत्रित किया है, वो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखिलेश यादव 25 फरवरी को आगरा में न्याय यात्रा से जुड़ेंगे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हुई हिंसा पर आज गुरुवार को एक डॉक्यूमेंट्री जारी की है। डॉक्यूमेंट्री का टाइटल है द संदेश खाली सॉकर द बिग रिवील। बीजेपी ने एक्स पर इस डॉक्यूमेंट्री को जारी करते हुए लिखा है कि एक ऐसी सच्चाई जो आपको हिला देगी, एक ऐसी सच्चाई जो आपको दर्द देगी, एक ऐसी सच्चाई जो आपके ज़मीर को झकझोर देगी। संदेश खाली का वो सच जिसे ममता बनर्जी छिपाने की कोशिश कर रही हैं। बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री में महिलाओं के साथ हुए कथित उत्पीड़न की घटनाओं की जानकारी दी गई है। इसमें महिलाओं को कहते हुए सुना जा सकता है कि हम यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं।
बता दें कि संदेश खाली में स्थानीय महिलाओं ने टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके साथियों पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां और उसके गिरोह ने उनका यौन उत्पीड़न करने के अलावा जमीन के बड़े हिस्से पर बलपूर्वक कब्जा कर लिया और पुलिस ने इसमें उन लोगों की मदद की। शंभू बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के बीच किसान नेताओं ने आज गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अर्धसैनिक बलों और हरियाणा पुलिस ने सीमा पार कर पंजाब में किसानों के कैंप पर हमला किया, जिसके बाद 6 लोग लापता हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक एक किसान नेता ने कहा कि हम इस बात की निंदा करते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और हरियाणा पुलिस फोर्स ने बॉर्डर क्रॉस करके पंजाब में घुसकर किसानों के कैंप पर हमला किया। पंजाब पुलिस को इस बारे में जवाब देना चाहिए कि ये कैसे हुआ। हमारे ट्रैक्टरों पर अटैक किया गया, वहां से हमारे 6 लोग मिसिंग हैं। किसान नेता ने आगे कहा कि मानवता के आधार पर 2 देशों की जंग के दौरान भी पैरामेडिकल स्टाफ पर कोई हमला नहीं करता, लेकिन कल खनौरी में जो मेडिकल कैंप थे, वहां जो डॉक्टर घायलों का ट्रीटमेंट कर रहे थे, उन्हें पीटा गया और लूटपाट की। उन्होंने कहा कि ये सरासर बताता है कि इस सरकार ने बर्बरता की सारी सीमा पार कर दी है। किसान आंदोलन के बीच हुई युवा किसान की मौत का मामला गर्माता जा रहा है। राहुल गांधी के बाद अब शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने भी मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि एक जनरल डायर थे, एक जनरल कायर हैं। वो ब्रिटिशों के जमाने के डायर थे, ये बीजेपी के जनरल कायर हैं। राउत ने कहा कि वे किसानों को दिल्ली में नहीं आने दे रहे, इसलिए मैं उन्हें कायर कहूंगा। ये सिर्फ हरियाणा पंजाब के किसानों की लड़ाई नहीं है, ये पूरे देश के किसानों की लड़ाई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी किसानों के समर्थन में बोलते हुए मोदी सरकार को घेरा है। ओवैसी ने कहा कि किसानों के MSP पर कानून बनाने की मांग उचित है और इस पर कानून बनना चाहिए और साथ ही किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लिया जाना चाहिए। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सरकार इसे इतना बड़ा इशू क्यों बना रही है। ओवैसी ने आगे किसानों को दिल्ली कूच करने से रोकने के इंतजामों पर कहा कि किसानों पर पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों हो रहा है। इस तरह इसका इस्तेमाल कर आप उन्हें अंधा कर देंगे। ये लोग किसान हैं जो हर किसी को खाना खिलाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।